ओके। हाय गाइस, तो आप लोग देख रहे हो अल्फा केमिस्ट्री क्लासेस और मैं हूँ आप लोगों का अनिरुद्ध सर, वट एवर यू वांट टू कॉल मी। तो गाइस, पिछले दिन हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पिछले दिन हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। पिछले दिन हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स का 2 वीडियो हम लोगों ने कवर कर चुके हैं और 2 वीडियो हम लोगों ने देख लिया है। और उस 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट, और दूसरे वीडियो में हमने हमने देखा था इंट्रोडक्शन अबाउट रिएक्शन रेट, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन अबाउट रिएक्शन रेट। ओके। तो उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स होता है ऐसा एक चैप्टर जो केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में डील करता है, जो केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में डील करता है, ठीक है। तो जो केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में डील करता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स जिस चैप्टर पे हम लोग कोई भी एक केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में डील करते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन किस स्पीड पे हो रहा है, उस रिएक्शन का स्पीड क्या है, उस रिएक्शन का वजह क्या है, उस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, उस रिएक्शन का रेट किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो सारी चीज़ देखते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। जिस चैप्टर पे हम लोग केमिकल रिएक्शन के रेट के बारे में या फिर स्पीड के बारे में, या फिर स्पीड कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और स्पीड का बेसिक कॉज क्या है, ठीक है, और स्पीड को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, वो सारी चीज़ देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ओके। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन के रेट के बेसिस पे, या फिर केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बेसिस पे, केमिकल रिएक्शन के रेट के बेसिस पे, या फिर केमिकल रिएक्शन के स्पीड के बेसिस पे हम लोग, ठीक है, डिपेंडिंग अपन डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन के रेट के ऊपर डिपेंड करके, ठीक है, कोई भी एक रिएक्शन के रेट के ऊपर डिपेंड करके वी कैन क्लासीफाई द रिएक्शन इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है, एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है, दूसरा होता है वेरी स्लो रिएक्शन, और तीसरा होता है, एक होता है वेरी फास्ट, दूसरा होता है वेरी स्लो, और तीसरा होता है इंटरमीडिएट रिएक्शन, ठीक है, इंटरमीडिएट रिएक्शन, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मीडिएट ओके। तो depending upon the rate of the reaction or depending upon the speed of the reaction, we can classify the reaction into 3 types, that is very fast reaction, very slow reaction and intermediate reaction। very fast reaction का एग्जांपल क्या है? जो रिएक्शन 10⁻12 सेकंड से या इससे भी कम टाइम पे हो जाता है, 10⁻12 सेकंड या फिर उससे भी कम टाइम, मतलब सोचो 1 सेकंड भी कितना कम है, उससे भी 1 सेकंड भी नहीं, उसका भी उससे भी बहुत 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 टाइम छोटा, मतलब जिस रिएक्शन होने पे 10⁻12 से 10⁻15 सेकंड टाइम लगता है, जिस रिएक्शन होने पे 10⁻12 से 10⁻15 सेकंड टाइम लगता है, या फिर बहुत जल्दी हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। उसको हम लोग बोल सकते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, मतलब मिलाने के साथ साथ ही रिएक्शन हो जाता है, मतलब रिएक्टेंट मिलाने के साथ साथ ही प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, या फिर रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ मिलने के बाद ही प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ओके, व्यू क्लियर है ना? ओके, लेट मी चेक, या क्लियर है? ओके। द थिंग इज दैट जो रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट मिलाने के बाद ही प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट मिलाने के बाद ही प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है, या फिर रिएक्टेंट मतलब मिलाने के साथ साथ ही प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट से साथ साथ ही, मतलब रिएक्टेंट आप देते हो, साथ साथ प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल होगा ईच एंड एवरी टाइप ऑफ आयनिक रिएक्शन, जैसे कि NaOH एंड HCl ने रिएक्शन किया, NaOH में क्या है, Na प्लस एंड OH माइनस, HCl पे क्या है, H प्लस Cl माइनस, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ लगेगा और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, NaCl, मतलब इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ गया है और इसका माइनस इसके प्लस के साथ जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा H2O, ठीक है। तो मतलब इधर पर क्या हो रहा है, आयन का ट्रांसफर हो रहा है, एक के प्लस के साथ दूसरे का माइनस लग रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। जब भी कोई भी एक रिएक्शन पे आयन का ट्रांसफर होगा, वो होगा वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल। मतलब इस टाइप का जो रिएक्शन है वो 10⁻12 से 10⁻15 सेकंड के टाइम के अंदर हो जाता है, 10⁻12 से 10⁻15 सेकंड के टाइम के अंदर हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन क्या है? जो रिएक्शन होने में 2 से 5 साल टाइम लगता है या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, ठीक है। जो रिएक्शन होने में 2 से 5 साल लग जाता है, 2 to 5 ईयर्स लग जाता है, या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन,
ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मतलब Fe, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, ओके। तो वेरी स्लो रिएक्शन क्या है, जो रिएक्शन होने में 2 से 5 साल टाइम लगता है या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या है, इंटरमीडिएट रिएक्शन है जो वेरी फास्ट भी नहीं है, वेरी स्लो भी नहीं है, इंटरमीडिएट टाइम के अंदर हो जाता है, जैसे कि 10 घंटा या फिर 5 मिनट या फिर 50 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स या फिर 10 घंटा या फिर एक दिन, उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन, उस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। जैसे कि N2 3H2 के साथ रिएक्शन करके 2NH3 फॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन, जो वेरी फास्ट भी नहीं है, वेरी स्लो भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि 1 सेकंड पे हो जाएगा और ऐसा भी नहीं है कि 5 साल लगेगा, मतलब वेरी फास्ट भी नहीं है, वेरी स्लो भी नहीं है, उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट रिएक्शन। इधर एग्जांपल क्या होगा, जितने सारे मॉलिक्यूलर रिएक्शन है या फिर जितने सारे कोवेलेंट कंपाउंड के रिएक्शन है, वो होगा इंटरमीडिएट रिएक्शन, वो होगा इंटरमीडिएट रिएक्शन, वो होगा इंटरमीडिएट रिएक्शन। ओके, दैट्स ग्रेट। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन रेट वी कैन क्लासिफाई द रिएक्शन इनटू 3 टाइप्स, दैट इज वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड इंटरमीडिएट रिएक्शन, वो हम लोगों ने देख लिया था। ओके, अब हम लोगों को पढ़ना है रिएक्शन रेट, जिसके बारे में हमें डिटेल्स पे कवर करना है और जिससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को नीट पे या फिर जेई पे मिल जाएगा या फिर बोर्ड पे भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोगों को डिटेल्स पे पढ़ना है रिएक्शन रेट, ठीक है, हम लोगों को डिटेल्स पे पढ़ना है रिएक्शन रेट। ओके, देखो कोई भी एक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्टेंट क्या है, जो पहले होता है, प्रोडक्ट क्या है, जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है, ठीक है। रिएक्टेंट क्या है, जो पहले होता है, और प्रोडक्ट क्या है, जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कि एक रिएक्शन पे ए पी पे कन्वर्ट हो रहा है, तो ए है रिएक्टेंट और पी होगा प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन के कोई भी एक रिएक्शन के जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड पे जो होगा वो होगा प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, तो दैट्स ग्रेट। तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मतलब क्या है, रिएक्शन के पहले जो था उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद जो फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोग अभी 12 पे हो या फिर रिपीट कर रहे हो, तो आप लोग कुछ दिन बाद क्या करोगे, नीट क्लियर करके या फिर जेई क्लियर करके डॉक्टर या इंजीनियर हो जाओगे, डॉक्टर या इंजीनियर हो जाओगे। तो आप लोग अभी पढ़ रहे हो, तो पढ़ने को अगर हम लोग रिएक्शन कंसिडर करते हैं तो आप लोग अभी रिएक्टेंट हो, और जब आप लोग डॉक्टर बन जाओगे या फिर इंजीनियर बन जाओगे तो आप लोग प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। ओके, तो डॉक्टर या इंजीनियर होता है प्रोडक्ट, और आप क्लास 11 पे हो या फिर क्लास 12 पे हो या फिर आप लोग रिपीट कर रहे हो, वो है रिएक्टेंट। आप लोग पढ़ रहे हो डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए, तो डॉक्टर या इंजीनियर होगा प्रोडक्ट, और आप लोग अभी भी हो रिएक्टेंट, आप लोग अभी हो रिएक्टेंट, ठीक है। और आप जो पढ़ रहे हो या फिर नीट क्लियर करोगे या फिर जेई क्लियर करोगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन। मतलब रिएक्शन से पहले जो था उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन के बाद पे जो फॉर्म होता है, रिएक्शन होने के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्शन होने के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और रिएक्शन से पहले जो था उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्शन से पहले जो था उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शन होने के बाद जो फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखो, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ था तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है ना। रिएक्शन जब स्टार्ट हुआ था तब तो रिएक्टेंट हाईएस्ट था, जितना टाइम जा रहा है रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। जितना टाइम जाएगा रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। जितना टाइम जाएगा रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होने लगेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा, जितना टाइम जाएगा रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज होने लगेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। ओके, जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तब सोचो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट सपोज हाईएस्ट था, दैट इज A0, क्योंकि जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तब सिर्फ रिएक्शन स्टार्ट होगा, मतलब हुआ नहीं है, सिर्फ होगा ऐसे टाइम पे। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है मतलब रिएक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट होगा। ऐसे कंडीशन पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाईएस्ट होगा, ऐसे कंडीशन पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाईएस्ट होगा, क्योंकि 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 तब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्शन नहीं स्टार्ट हुआ है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट पे कन्वर्शन नहीं स्टार्ट हुआ है। जितना टाइम जाएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे कन्वर्ट होने लगेगा और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जितना टाइम जाएगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं जब टाइम t इक्वल्स टू 0 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा। जितना टाइम जाएगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटने लगेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लगेगा, रिएक्टेंट का अमाउंट घटने लगेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ने लगेगा, ठीक है। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाईएस्ट होगा, दैट इज A0, लेट कंसीडर A0। कोई किसी को मतलब
कुछ भी आप लोग कंसिडर कर सकते हो। मैंने A0 लिया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट को मैंने A पकड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अल्फा A है या फिर अनिरुद्ध A है इसलिए मैंने A पकड़ा, मतलब जो स्टैंडर्ड है वो मैंने पकड़ा। तो बुक पे भी A दे के लिखा रहता है इसलिए मैंने A लिखा। अगर आप लोग B लिखना चाहते हो या फिर R लिखना चाहते हो या फिर S लिखना चाहते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, ओके। तो 0 क्यों लिखा? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम 0, इसलिए मैंने A0 लिखा, ठीक है। A0 मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट 0 व्हेन T इक्वल्स टू 0, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी मैक्सिमम, ठीक है। अगर टाइम 0 कंसीडर करते हैं हम लोग, अगर टाइम हम लोग अगर 0 कंसीडर करते हैं, तब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्शन तब भी स्टार्ट नहीं हुआ था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्शन तब भी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो इसीलिए क्या होगा, जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तब मैक्सिमम होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तब मैक्सिमम होगा। उसको हमने A0 पकड़ लिया है, ठीक है। उसको हम लोगों ने A0 पकड़ लिया है, ठीक है। उसको हम लोगों ने A0 पकड़ लिया है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट होगा 0, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 है ना, मतलब रिएक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट होगा, रिएक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हम लोगों ने 0 पकड़ा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट हम लोगों ने 0 पकड़ा है, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि रिएक्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है मतलब रिएक्टेंट अभी भी प्रोडक्ट पे कन्वर्ट नहीं हुआ है, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट पे कन्वर्ट नहीं हुआ है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल बी मैक्सिमम, दैट इज A0, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0, क्योंकि रिएक्शन जिस सिर्फ स्टार्ट होगा, मतलब हुआ नहीं है अभी भी हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने टाइम को 0 पकड़ा है, हम लोगों ने टाइम को 0 पकड़ा है। तो टाइम t इक्वल टू 0 है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मैक्सिमम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0। क्यों 0 है? क्यों 0 है भाई? क्योंकि अभी भी कन्वर्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, कन्वर्शन स्टार्ट होगा, कन्वर्शन अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है, कन्वर्शन स्टार्ट होगा। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, दैट इज A0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मैक्सिमम, दैट इज A0, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0। क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट मैक्सिमम क्यों होगा? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मैक्सिमम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज 0। क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो प्रोडक्ट आएगा कहाँ से? इसलिए प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0 और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है हाईएस्ट, दैट इज A0। जब टाइम t इक्वल्स टू t1 है, मतलब 2 मिनट बाद या फिर 5 मिनट बाद, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सपोज A1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज सपोज P1, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सपोज A1 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज सपोज P1। अगर मैं पूछता हूँ A0 और A1 पे कौन बड़ा होगा, ऑटोमेटिकली आप लोग बोलोगे A0 बड़ा होगा, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तब कॉन्सेंट्रेशन था, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तब था A0। अब रिएक्शन कुछ देर बाद चलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हुआ है A1। तो जब रिएक्शन कुछ देर चला ही है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थोड़ा तो गायब होगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो थोड़ा तो घटेगा ही ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थोड़ा तो घटेगा ही, इसलिए A0 बड़ा हो जाएगा और A1 छोटा हो जाएगा, A0 बड़ा हो जाएगा और A1 छोटा हो जाएगा। क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं था मतलब होगा, ऐसे टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था A0, ऐसे टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था A0। अब कुछ देर बाद चलने के बाद, कुछ देर रिएक्शन चलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हुआ है A1, तो A0 ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा और A1 छोटा हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन कुछ देर चलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो रहा है A1, रिएक्शन कुछ देर चलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हो रहा है A1, इसलिए A1 थोड़ा छोटा हो जाएगा और A0 बड़ा हो जाएगा। क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होगा, मतलब हुआ नहीं था, रिएक्शन स्टार्ट होगा ऐसे टाइम में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट था A0। तो ऐसे टाइम पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का कन्वर्शन तब भी स्टार्ट नहीं हुआ था जब टाइम t इक्वल टू 0 था, इसलिए तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट हाईएस्ट होगा। कुछ देर चलने के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट थोड़ा घट जाएगा, और कुछ देर चलने के बाद जब टाइम t इक्वल टू t1 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सपोज A1, तो A1 तो A0 से ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, A1 तो A0 से ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। और कुछ देर बाद जब टाइम t इक्वल टू t2 है, मतलब t2 इज ग्रेटर देन t1, मतलब t2 है 10 मिनट और t1 है 5 मिनट, t2 है 10 मिनट और t1 है 5 मिनट, तो तब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सपोज
A2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज सपोज P2। अब मुझे बोलो A1 और A2 में कौन बड़ा होगा, A1 और A2 में कौन बड़ा होगा। ओके, T1 है सपोज 5 मिनट और T2 है 10 मिनट। ओके, 5 मिनट बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होगा या फिर 10 मिनट बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। आप लोग बोलोगे कि सर ये तो बहुत हलवा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स वाई 5 मिनट बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होगा और 10 मिनट बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और भी घट जाएगा, तो A1 ज़्यादा हो जाएगा और A2 छोटा हो जाएगा, ठीक है। A1 ज़्यादा हो जाएगा, A2 कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इसलिए A1 ज़्यादा हो जाएगा और A2 कम हो जाएगा, A1 ज़्यादा हो जाएगा और A2 कम हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, टाइम जितना जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना घट रहा है, टाइम जितना जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना घट रहा है, ठीक है। ओके, और हम लोगों ने बोल दिया T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1 और मतलब T2 10 मिनट है और T1 5 मिनट है, जितना टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना घट जाएगा, जितना टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना घट जाएगा, ठीक है, जितना टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना घट जाएगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं A2 कम हो जाएगा और A1 ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा तो A0 होगा, फिर A1 होगा और फिर A2 होगा, और P1 और P2 में कौन बड़ा होगा, आप लोग ऑटोमेटिकली बोल सकते हो P2 ज़्यादा होगा P1 से, क्योंकि जितना टाइम जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट उतना बढ़ रहा है, जितना टाइम जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट उतना बढ़ रहा है, इसलिए P2 ज़्यादा हो जाएगा और P1 कम हो जाएगा, मतलब 10 मिनट बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट P2 है और 5 मिनट बाद अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज P1 है, तो P2 हो जाएगा ज़्यादा और P1 हो जाएगा कम, क्योंकि जितना टाइम जा रहा होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट उतना इंक्रीज होता है, जितना टाइम जाता है उतना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, और जितना टाइम जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना डिक्रीज होता है, इसलिए A1 ज़्यादा हो गया और A2 कम हो गया, और इधर P2 ज़्यादा हो गया और P1 कम हो गया, ठीक है। ओके, अब रिएक्शन रेट क्या है, रिएक्शन रेट है यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिक्रीज करता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिक्रीज करता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिसिपियर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज रिएक्शन रेट, और द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपियर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट, ठीक है। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपियर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपियर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपियर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट। ओके, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, इस जब टाइम T=T2 होगा उसको हम लोग फाइनल कंडीशन पकड़ लेते हैं, और जब टाइम T=T1 होगा तो उसको हम लोग इनिशियल कंडीशन पकड़ लेते हैं, ठीक है। ओके, जब टाइम T=T2 होगा तो उसको हम लोग फाइनल कंडीशन पकड़ लेते हैं, और जब टाइम T=T1 होगा उसको हम लोग इनिशियल कंडीशन पकड़ लेते हैं। आप लोग बोलोगे कि सर टाइम जब T=0 था उसको भी तो हम लोग इनिशियल कंडीशन पकड़ सकते थे, तो आपने टाइम T=T1 को ही क्यों इनिशियल कंडीशन पकड़ा, तो इसीलिए पकड़ा क्योंकि देखो इधर एक सर्टेन वैल्यू है, इधर भी एक सर्टेन वैल्यू है, और जब टाइम T=0 था तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट 0 था, इसीलिए मैंने नहीं पकड़ा। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग पकड़ सकते हो, पर इधर भी सर्टेन वैल्यू है, P1 भी सर्टेन है, P2 भी सर्टेन है, A1 भी सर्टेन है, A2 भी सर्टेन है, इसलिए T1 को मैंने इनिशियल कंडीशन पकड़ा है और T2 को मैंने फाइनल कंडीशन पकड़ा है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो जीरो को भी इनिशियल कंडीशन पकड़ सकते हो, जीरो को भी आप लोग इनिशियल कंडीशन पकड़ सकते हो। ओके, रिएक्शन रेट का डेफिनेशन क्या है, रिएक्शन रेट का डेफिनेशन है यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपियर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट, या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको भी हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपियर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपियर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपियर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपियर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट, ठीक है। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट दैट डिसिपियर्ड इन यूनिट टाइम और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट अपीयर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज रिएक्शन रेट। amount of reactant that disappears in unit time or the amount of product that appears in unit time is known as reaction rate। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। ओके, तो यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हुआ है, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसके लिए आप लोग कर सकते हो कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यूनिट टाइम पे कितना डिसिपेयर हुआ है उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम। यूनिट टाइम पे कितना डिसिपेयर हुआ है या फिर यूनिट टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन घटा है, इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, A2 है,
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या है, A1 है, फाइनल टाइम क्या है, T2 है, इनिशियल टाइम क्या है, T1 है। तो इसलिए हम लोग रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू A क्या लिख सकते हैं, या फिर रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट क्या लिख सकते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, अब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट पे अगर हम लोग लिख सकते हैं तो हम लोग क्या लिखना, मतलब अगर हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट पे लिखना चाहते हैं, अगर हम लोग प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट पे लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, ओके। अब देखो A1 तो ज्यादा है, A2 कम है, A1 ज्यादा है और A2 कम है। अगर A2 से हम लोग A1 को माइनस करते हैं तो इधर एक नेगेटिव वैल्यू आएगा और रेट नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट पे रेट नेगेटिव आ जाएगा, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट पे रेट नेगेटिव आ जाएगा, और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग उसको पॉजिटिव करने के लिए सामने पे पहले से ही एक माइनस पुट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, पर A2 कम है, A2 कम है और A1 ज़्यादा है। तो अगर हम लोग A2 से A1 को माइनस करते हैं तो इधर एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि रेट नेगेटिव आ जाएगा, पर रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। उसके लिए कि हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग पहले से एक माइनस पुट करके रखते हैं, उसके लिए हम लोग पहले से एक माइनस पुट करके रखते हैं। जब इधर नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू जब आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू जब आएगा A2 से A1 माइनस करने के बाद जो नेगेटिव वैल्यू आएगा वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सामने से पहले से ही एक माइनस पुट कर देते हैं, सामने पे पहले से ही एक माइनस पुट कर देते हैं। तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो जब नेगेटिव वैल्यू आएगा नेगेटिव नेगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू जो आएगा वो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने सामने पे पहले से ही एक माइनस पुट करके रखा है। और P2 तो ऑलरेडी ज़्यादा है P1 से, तो इधर तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, तो इधर प्लस ही आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने प्लस पुट कर दिया है। ठीक है, ओके। तो A2 क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, A1 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, T2 क्या है, फाइनल टाइम, T1 क्या है, इनिशियल टाइम, P2 क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, P1 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, T2 क्या है, फाइनल टाइम, T1 क्या है, इनिशियल टाइम। अब A2 माइनस A1 सपोज है डेल है, मतलब चेंज को हम लोग डेल दे के रिप्रेजेंट करते हैं ना, चेंज को हम लोग क्या दे के रिप्रेजेंट करते हैं, डेल। तो A2 माइनस A1 मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सपोज डेल A। ठीक है, उसको हम लोग डेल दे के रिप्रेजेंट किया है, डेल A। तो A2 माइनस A1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल A, और T2 माइनस T1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल T। सेम तरीके से P2 माइनस P1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल P, और T2 माइनस T1 को हम लोग लिख सकते हैं डेल T। ओके, तो रेट इक्वस टू हम लोगों को क्या मिल गया, रेट इक्वस टू हम लोगों को मिल गया माइनस डेल A बाई डेल T इक्वस टू प्लस डेल P बाई डेल T। आर इक्वस टू माइनस डेल A बाई डेल T इक्वस टू प्लस डेल P बाई डेल T। डेल A मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट, और डेल T मतलब क्या है, चेंज इन टाइम, और डेल P में मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन प्रोडक्ट, और डेल T मतलब क्या है, रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, ओके। P2 माइनस P1 मतलब डेल P मतलब क्या है, P2 माइनस P1 मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। A2 मतलब डेल A मतलब क्या है, A2 माइनस A1 मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और डेल T मतलब क्या है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, डेल T मतलब T2 माइनस T1 फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और डेल P मतलब क्या है, डेल P मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। डेल P मतलब P2 माइनस P1 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। डेल A मतलब क्या है, A2 माइनस A1 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ओके, तो रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल A बाई डेल T इक्वल्स टू प्लस डेल P बाई डेल T। रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं माइनस डेल A बाई डेल T इक्वल्स टू प्लस डेल P बाई डेल T। डेल A मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डेल T मतलब क्या है, चेंज इन टाइम, डेल P मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डेल T मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। ओके, तो रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वस टू माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वस टू प्लस डेल पी बाई डेल टी, आर इक्वस टू माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वस टू प्लस डेल पी बाई डेल टी, आर इक्वस टू माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वस टू प्लस डेल पी बाई डेल टी। ओके, यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। ओके, डेल ए बाई डेल टी मतलब क्या है, डेल ए बाई डेल टी मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, मतलब यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है। ठीक है, डेल पी बाई डेल टी मतलब क्या है, डेल पी बाई डेल टी मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम मतलब यूनिट टाइम पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। और डेल ए बाई डेल टी मतलब क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम मतलब यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है।
ओके, डेल ए बाई डेल टी मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, मतलब यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है। और डेल पी बाई डेल टी मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, मतलब यूनिट टाइम पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ओके, तो इधर माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइनस का सिग्निफिकेंस है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। और प्लस का इधर सिग्निफिकेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। आप लोगों को पता है जितना टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना डिक्रीज करेगा, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज, ठीक है। With the increase in time, concentration of the reactant will decrease. With the increase in time, concentration of the reactant will decrease. With the increase in time, concentration of the reactant will decrease. That's why we are putting minus here. ठीक है, आप लोगों को पता है जितना टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना डिक्रीज करेगा, जितना टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना डिक्रीज करेगा। इधर इसीलिए हम लोगों ने आगे से ही माइनस पुट करके रखा है, ये समझाने के लिए कि विद द इंक्रीज इन टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज। और जितना टाइम जाएगा प्रोडक्ट का अमाउंट उतना बढ़ेगा, और जितना टाइम जाएगा प्रोडक्ट का अमाउंट उतना इंक्रीज करेगा। इसीलिए इधर हम लोगों ने पहले से ही प्लस पुट करके रखा है। प्लस का सिग्निफिकेंस क्या है, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। इसीलिए इधर हम लोगों ने प्लस पुट करके रखा है और इधर हम लोगों ने माइनस पुट करके रखा है। माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, और प्लस का सिग्निफिकेंस क्या है, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। प्लस का सिग्निफिकेंस क्या है, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, एंड माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज। बस खत्म, ठीक है। ओके, तो ये है रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन, यही है रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन, यही है रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन। आर इक्वल्स टू माइनस डेल ए बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल पी बाई डेल टी, मतलब आर इक्वल्स टू डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट, आर इक्वल्स टू डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही माइनस पुट करके रखा है। माइनस का सिग्निफिकेंस है विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, और प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही प्लस पुट करके रखा है, प्लस पुट करके रखा है। प्लस का सिग्निफिकेंस क्या है, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। प्लस का सिग्निफिकेंस है विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। इसलिए हम लोगों ने प्लस पुट करके रखा है। और माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, इसलिए हम लोगों ने माइनस पुट करके रखा है। माइनस का मतलब है विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, एंड प्लस का सिग्निफिकेंस है विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, इसलिए प्लस पुट करके रखा है। ओके, तो यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। ओके, अगर कोई आप लोगों को पूछता है व्हाट इज द रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप लोग बोल सकते हो माइनस डेल ए बाई डेल टी। व्हाट इज द रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू पी, दैट इज प्लस डेल पी बाई डेल टी। अगर आप लोगों को कोई पूछता है व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, तो आप लोग बोल सकते हो डेल ए बाई डेल टी। डिसअपियरेंस रेट मतलब क्या है, यूनिट टाइम पे कितना डिसअपियर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना डिसअपियर हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, मतलब डेल ए बाई डेल टी। अगर आप लोगों को कोई पूछता है डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए क्या है, आप लोग बोलोगे डेल ए बाई डेल टी, तब आप लोग माइनस साइन को मतलब कंसिडर नहीं करोगे, तब आप लोग साइन को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि तब साइन का कोई खासा इफेक्ट नहीं है, तब साइन का कोई खासा इफेक्ट नहीं है, तो साइन को कंसिडर करके भी फायदा क्या है। तो अगर आप लोगों को कोई पूछता है व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, तो आप लोग बोलोगे डेल बाई डेल टी, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, मतलब यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, तो आप लोग क्या बोलोगे कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, मतलब डेल बाई डेल टी। डेल बाई डेल टी, व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, डेल बाई डेल टी। व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ पी, दैट इज डेल पी बाई डेल टी, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम। तो व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, डेल बाई डेल टी। व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ पी, डेल पी बाई डेल टी। व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, डेल बाई डेल टी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेल ए बाई डेल टी। डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए इज डेल ए बाई डेल टी, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए इज डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए इज डेल ए बाई डेल टी, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए इज डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए इज डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए क्या होगा, डेल ए बाई डेल टी। डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए विल बी डेल ए बाई डेल टी, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए विल बी डेल ए बाई डेल टी। ठीक है, ओके, तो जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए, द डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए और द डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट ए विल बी डेल ए बाई डेल टी, मतलब यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसअपियर हुआ है या फिर यूनिट टाइम पे कितना ए डिसअपियर हुआ है, दैट इज कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, दैट इज डेल ए बाई डेल टी, डेल ए बाई डेल टी।
मतलब यूनिट टाइम पे कितना ए डिसिपेयर हुआ है या फिर यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हुआ है, यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हुआ है, या फिर यूनिट टाइम पे कितना ए डिसिपेयर हुआ है, दैट इज डेल ए बाई डेल टी, डेल ए बाई डेल टी, डेल ए बाई डेल टी, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, 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 डेल ए बाई डेल टी, मतलब यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हुआ है या फिर यूनिट टाइम पे कितना ए डिसिपेयर हुआ है, कंसंट्रेशन या कौन है, ए है, तो यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हुआ है या फिर यूनिट टाइम पे कितना ए डिसिपेयर हुआ है, दैट इज डेल ए बाई डेल टी, डेल ए मतलब क्या है, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए, डेल टी मतलब क्या है, रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। ओके, अगर मैं पूछता हूँ कि यूनिट टाइम पे कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है या फिर यूनिट टाइम पे कितना पी फॉर्म हुआ है, तो आप लोग बोल रहे हो, आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, सेम है ना। डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए क्या था, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, और अपीयरेंस रेट ऑफ पी क्या होगा, अपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, डेल पी मतलब क्या है, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी, डेल टी मतलब क्या है, रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम। ओके, अगर मैं पूछता हूँ रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा माइनस डेल ए बाई डेल टी, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा डेल ए बाई डेल टी, मतलब यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है उसको ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट, यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है उसको ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट, यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है उसको ही हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। तो ए के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस डेल ए बाई डेल टी, माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइनस का सिग्निफिकेंस है विद द इंक्रीज इन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, विद द इंक्रीज इन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, विद द इंक्रीज इन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, तो माइनस का सिग्निफिकेंस है विद द इंक्रीज इन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, विद द इंक्रीज इन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, माइनस का सिग्निफिकेंस बस इतना ही है कि विद द इंक्रीज इन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग, इसलिए हम लोगों ने माइनस पुट कर दिया है। तो यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट, यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। तो यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है या फिर यूनिट टाइम पे कितना ए डिसिपेयर हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, मतलब डेल ए बाई डेल टी, डेल ए बाई डेल टी। तो रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा माइनस डेल ए बाई डेल टी, माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, माइनस का सिग्निफिकेंस है कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। ओके, अगर मैं बोलता हूँ कि इसको मैं इरेज कर दूँ क्या, नहीं रहना तो ओके, अगर मैं पूछता हूँ कि रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू पी क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू पी होगा प्लस डेल पी बाई डेल टी, प्लस डेल पी बाई डेल टी, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ पी डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको भी हम लोग रिएक्शन रेट ही बोलते हैं, यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट, यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसिपेयर होता है या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन रेट। तो रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, माइनस डेल ए बाई डेल टी, रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू पी क्या होगा, प्लस डेल पी बाई डेल टी, प्लस डेल पी बाई डेल टी, बस खत्म, ठीक है। ओके, तो इससे रिलेटेड जितना सारा क्वेश्चन आएगा वो आप लोगों को आ जाएगा, मेरा ये आप लोगों के ऊपर पूरा ट्रस्ट है, पूरा भरोसा है, तो इतना तक तो आप लोगों का आ ही जाएगा, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इधर क्या था, इधर अच्छा इससे एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि H2 प्लस O2 रिएक्शन करके H2 बना रहा है, ठीक है। ओके, कोफिशिएंट सबके सामने 1 ऑन कर गया है, ओके, रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होगा H2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, माइनस डेल H2 बाई dt, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। तो H2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, H2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होगा माइनस डेल H2 बाई डेल टी, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। ओके, O2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस डेल O2 बाई डेल टी, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ O2 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ O2 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ O2 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम। माइनस क्यों लगाया है हमने, माइनस क्यों लगाया है इधर, माइनस इसीलिए लगाया है क्योंकि H2 और O2 जो है वो रिएक्टेंट है, H2 और O2 जो है वो रिएक्टेंट है, और हम लोगों को पता है विद द इंक्रीज इन टाइम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजेस,
ठीक है, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, इसीलिए हम लोगों ने ये सिग्निफाई करने के लिए पहले से ही माइनस लगा दिया है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, मतलब जितना टाइम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना घट रहा है, जितना टाइम बढ़ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट उतना घट रहा है। ये समझाने के लिए हम लोगों ने पहले से ही माइनस पुट करके रखा है। ठीक है, ये समझाने के लिए हम लोगों ने पहले से ही माइनस पुट करके रखा है। ठीक है, ओके, तो H2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस डेल H2 बाई डेल टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। O2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस डेल O2 बाई डेल टी। ओके, H2O के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, प्लस डेल H2O बाई डेल टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2O डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2O डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2O डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। ओके, इधर प्लस क्यों लगाया है, इधर प्लस इसीलिए लगाया है क्योंकि हम लोगों को पता है जितना टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, जितना टाइम जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग प्लस हियर, we are putting plus here क्योंकि with the increase in time concentration of the product will increase, with the increase in time concentration of the product will increase, with the increase in time concentration of the product will increase, that's why we are putting plus, and with the increase in time concentration of the reactant will decrease, with the increase in time concentration of the reactant will decrease, that's why we are putting minus here, and here plus, here we are putting plus क्योंकि with the increase in time concentration of the product will increase, with the increase in time concentration of the product will increase, and with the decrease in time concentration of the reactant will decrease, with the increase in time concentration of the reactant will decrease, that's why we are putting minus in front of reactant, and with the increase in time concentration of the product will increase, that's why we are putting plus in front of product। ठीक है, ओके, रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, H2 के रेस्पेक्ट में माइनस डेल H2 बाई डेल टी, O2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, माइनस डेल O2 बाई डेल टी, H2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, प्लस डेल H2 बाई डेल टी। ठीक है, ओके, बस खत्म। रिएक्टेंट है तो इसलिए सामने माइनस लगा दिया क्योंकि विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, इसीलिए ये समझाने के लिए विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज, ये समझाने के लिए हम लोगों ने पहले से ही माइनस लगा के रखा है। और विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, विद द इंक्रीज इन टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग प्लस हियर, ये समझाने के लिए हम लोगों ने पहले से ही प्लस पुट करके रखा है, ये समझाने के लिए हम लोगों ने पहले से ही प्लस पुट करके रखा है। ओके, अगर मैं पूछता हूँ What is the डिसिपेनेंस रेट ऑफ H2? What is the डिसिपेनेंस रेट ऑफ H2? आप लोग बोलोगे डेल HT बाई डेल 2। ठीक है, डेल H2 बाई डेल टी, डेल H2 बाई डेल टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। डिसिपेरेंस रेट मतलब क्या है, यूनिट टाइम पे कितना H2 डिसिपेयर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना H2 डिसिपेयर हो रहा है, मतलब डेल H2 बाई डेल टी, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, डिसिपेरेंस रेट ऑफ H2 क्या होगा, माइनस डेल H2 बाई डेल टी, माइनस डेल H2 बाई डेल टी। तब एक्चुअली माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि हम लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से काम है, हम लोगों को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है, तब माइनस साइन से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तब माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को अगर डिसिपेरेंस रेट पूछता है या फिर एपियरेंस रेट पूछता है, तब अगर आप लोग माइनस साइन को इग्नोर भी करते हो तब भी चलेगा, तब आप लोग माइनस साइन या फिर प्लस साइन जो भी साइन होगा उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो क्योंकि तब साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, और अगर रिएक्शन रेट पूछेगा तब आप लोग साइन को इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि तब आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि concentration of the reactant will decrease with time, that's why we will put minus here, and concentration of the product will increase with time, that's why we will put plus here, okay, in front of product, okay, बस खत्म। अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डिसिपेरेंस रेट ऑफ H2, आप लोग बोलोगे डेल H2 बाई डेल टी, डेल H2 बाई डेल टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, मतलब कितना यूनिट टाइम पे कितना रिएक्टेंट डिसिपेयर हो रहा है, concentration change of H2 divided by required time, concentration change of H2 divided by required time। ओके, अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डिसिपेरेंस रेट ऑफ O2, आप लोग बोलोगे डेल O2 by del T, डेल O2 by del T, मतलब concentration change of O2 divided by required time, concentration change of O2 divided by required time, concentration change of O2 divided by required time। अगर मैं पूछता हूँ यूनिट टाइम पे कितना H2 फॉर्म हो रहा है, या फिर व्हाट इज द एपियरेंस रेट ऑफ H2, व्हाट इज द एपियरेंस रेट ऑफ H2, आप लोग बोलोगे डेल H2 by del T, डेल H2 by del T, मतलब यूनिट टाइम पे कितना H2 फॉर्म हो रहा है, और व्हाट इज द एपियरेंस रेट ऑफ H2, यूनिट टाइम पे कितना H2 फॉर्म हो रहा है, या फिर व्हाट इज द एपियरेंस रेट ऑफ H2, आप लोग बोलोगे डेल H2 बाई डेल टी, डेल H2 बाई डेल टी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ H2 डिवाइडेड बाई रिक्वायर्ड टाइम। ओके, बस खत्म। चलो दूसरा और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके से। CO प्लस O2 रिएक्शन करके CO2 फॉर्म हो रहा है, इधर पर भी कोफिशिएंट सबके सामने 1 1 1 1 करके है। ओके, CO के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, माइनस डेल CO बाई डेल टी, इतना तक तो आप लोगों को क्लियर हो ही चुका होगा, इक्वल्स टू होगा O2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, माइनस डेल O2 बाई डेल टी, CO2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, प्लस डेल CO2 बाई डेल टी, प्लस डेल CO2 बाई डेल टी, बस खत्म।
ठीक है, और एक ले लेते हैं, SO प्लस O2 रिएक्शन करके SO3 बना रहा है सपोज। ओके, SO के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? SO के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होगा माइनस डेल SO बाई डेल टी। ठीक है, माइनस डेल SO बाई डेल टी, माइनस डेल SO बाई डेल टी, माइनस डेल SO बाई डेल टी। ठीक है, माइनस डेल SO बाई डेल टी। ओके, O2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा? माइनस डेल O2 बाई डेल टी, माइनस डेल O2 बाई डेल टी। SO3 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा? प्लस डेल SO3 प्लस डेल SO3 बाई डेल टी, प्लस डेल SO3 बाई डेल टी, प्लस डेल SO3 बाई डेल टी। रिएक्टेंट है इसलिए सामने माइनस पुट कर दिया है, और प्रोडक्ट है इसलिए सामने प्लस पुट कर दिया है। रिएक्टेंट है इसलिए सामने माइनस पुट किया है, और प्रोडक्ट है इसलिए हम लोगों ने सामने प्लस पुट किया है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज विद टाइम, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग माइनस हियर, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज विद टाइम, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग प्लस हियर। ओके, ठीक है। ओके, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ SO, तो आप लोग बोलोगे डेल SO बाई डेल टी। व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ SO3, आप लोग बोलोगे डेल SO3 बाई डेल टी। व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ O2, आप लोग बोलोगे डेल O2 बाई डेल टी। बस खत्म। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके, अब तक हम लोगों ने जितने सारे एग्जाम्पल देखे हैं, उधर पे हम लोगों ने देखा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जितने सारे रिएक्टेंट होता है या फिर जितने सारे प्रोडक्ट होता है, सबके सामने कोफिशिएंट 1 लिखा होता है। ठीक है, सबके सामने कोफिशिएंट 1 लिखा होता है, या फिर सबके सामने कोफिशिएंट 1 रहता है। ठीक है, सबके सामने कोफिशिएंट 1 रहता है। तो ऐसा तो कोई गारंटी नहीं है ना कि हर रिएक्शन पे सब रिएक्टेंट या फिर सब प्रोडक्ट के सामने कोफिशिएंट 1 ही होगा। कुछ और भी तो हो सकता है ना, कुछ और भी तो हो सकता है। जैसा कि इसी तरीके से दे दिया 2A is reacting with 3 mole of B, 2 mole of A is reacting with 3 mole of B and forming 4 mole of D। इधर तो कोफिशिएंट एक के भी सामने 1 नहीं है ना, रिएक्टेंट कोई भी रिएक्टेंट के सामने भी 1 नहीं है, और कोई भी प्रोडक्ट के सामने भी 1 नहीं है। A के सामने है 2, B के सामने है 3 और D के सामने है 4। ठीक है, ओके, अगर कोफिशिएंट 1 रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं? अगर A और A प्लस B मिलके D बनाते हैं, 1 मोल ऑफ A इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ B एंड फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ D, तब रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? तब रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन A के रेस्पेक्ट पे क्या होता? माइनस डेल A बाई डेल टी, माइनस डेल A बाई डेल टी। B के रेस्पेक्ट पे क्या होता? माइनस डेल B बाई डेल टी, माइनस डेल B बाई डेल टी। और D के रेस्पेक्ट पे क्या होता? प्लस डेल D बाई डेल टी। मतलब प्रोडक्ट है तो सामने प्लस लगा देंगे, और रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा देंगे। ठीक है, ओके, अगर कोफिशिएंट 1 रहता तो हम लोग ये लिख लेते, पर इधर तो कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन थोड़ा तो चेंज होगा। तो रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन चेंज होके क्या होगा, यह हम लोगों को देखना है। ओके, तो मैं अब जो बोल रहा हूं आप लोगों को, तो ये बात आप लोग याद रख लोगे। याद नहीं, एक्चुअली ऐसे ही हो जाता है, करते करते प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन और वुमेन परफेक्ट, तो ये हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है। तो इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? इस जो रिएक्शन है, इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होगा, जो कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल को आप लोगों को सामने लिख देना है, बाकी सेम रहेगा। जो कोफिशिएंट दिया होगा उसका रेसिप्रोकल को आप लोगों को सामने लिख देना है। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। मतलब अगर 1 1 1 1 होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? डेल A बाई डेल टी, डेल A बाई डेल टी लिखते हैं ना, डेल A बाई डेल टी, जैसे कि इधर लिखा था डेल A बाई डेल टी। और B के रेस्पेक्ट पे इक्वल्स टू, B के रेस्पेक्ट पे क्या लिखते हैं? डेल B बाई डेल टी। रिएक्टेंट है इसलिए सामने माइनस पुट किया है, और प्रोडक्ट है तो सामने प्लस पुट करेंगे, और प्लस डेल D बाई डेल टी, प्लस डेल D बाई डेल टी। प्रोडक्ट है इसलिए सामने प्लस पुट किया है, रिएक्टेंट है इसलिए सामने माइनस पुट किया है, रिएक्टेंट है तो इसलिए सामने माइनस पुट किया है, और प्रोडक्ट है इसलिए सामने प्लस पुट किया है। अगर कोफिशिएंट 1 1 रहता तो हम लोग ऐसा लिख के छोड़ देते, पर इधर तो कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम लोग ऐसा लिख के छोड़ तो नहीं सकते। तो कोफिशिएंट अगर कुछ दिया होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट अगर कुछ होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ओके, मैंने क्या बोला? कोफिशिएंट जो होगा उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे। कोफिशिएंट जो है उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे। कोफिशिएंट जो है उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे। तो इधर कोफिशिएंट A के सामने कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। तो 1/2 को हम लोग सामने लिख देंगे। B के सामने कोफिशिएंट कितना है? 3 है, तो उसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 1/3। तो 1/3 को हम लोग सामने लिख देंगे। D के सामने कोफिशिएंट कितना है? 4 है, तो क्या करेंगे? उसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/4 को हम लोग सामने लिख देंगे। बस खत्म। ठीक है, बस खत्म। जो कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसका रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देंगे। बस खत्म। ठीक है, अगर 1 1 1 1 करके रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं? R इक्वल्स टू माइनस डेल A बाई डेल टी इक्वल्स टू माइनस डेल B बाई डेल टी इक्वल्स टू प्लस डेल D बाई डेल टी। जैसा होता है ऐसा हम लोग पहले लिख देंगे, और जो कोफिशिएंट होगा उसको रेसिप्रोकल को सामने ऐड कर देंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसको रेसिप्रोकल को हम लोग सामने ऐड कर देंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसके रेसिप्रोकल को हम लोग सामने ऐड कर देंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसको रेसिप्रोकल को हम लोग सामने ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि A के सामने कोफिशिएंट 2 है तो इसलिए 1/2 सामने लिख दिया, B के सामने कोफिशिएंट 3 है तो इसलिए 1/3 सामने लिख दिया, D के सामने कोफिशिएंट 4 है तो इसलिए 1/4 सामने लिख दिया। बस, बाकी तो सेम है।
डेल ए बाई डेल टी की जगह डेल ए बाई डेल टी है, डेल बी बाई डेल टी की जगह डेल बी बाई डेल टी है, डेल डी बाई डेल टी की जगह डेल डी बाई डेल टी है। जैसा होना चाहिए था ऐसा ही है। रिएक्टेंट है तो इसीलिए सामने माइनस पुट किया है, प्रोडक्ट है तो सामने प्लस पुट करेंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज विद टाइम। ये सिग्निफाई करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट के सामने पे माइनस लिख देते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजेस विद टाइम, दैट्स व्हाई ये सिग्निफाई करने के लिए हम लोग प्लस पुट कर देते हैं। तो जैसा होना चाहिए था ऐसा ही लिखे है, जस्ट कोफिशिएंट जो है उसको रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देते हैं, जो कोफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देते हैं, जो कोफिशिएंट है उसके रेसिप्रोकल को हम लोग सामने लिख देते हैं। जैसे कि ए के सामने कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 लिख दिया, बी के सामने कोफिशिएंट 3 है तो इसलिए 1/3 को लिख दिया है, डी के सामने कोफिशिएंट 4 है तो इसलिए 1/4 को लिख दिया है। बस खत्म, बस खत्म। ठीक है, अगर आप लोगों को पूछता है कोई व्हाट इज द रिएक्शन रेट, व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए होगा -1/2 डेल ए बाई डेल टी। जैसा है ऐसा ही बोलेंगे। आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, -1/2 डेल ए बाई डेल टी, तो रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, -1/2 डेल ए बाई डेल टी। रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, माइनस डेल ए बाई डेल टी, -1/2 डेल ए बाई डेल टी, -1/2 डेल ए बाई डेल टी। रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या, बी ए मैंने बी ए बोल दिया, जी सर आप भी बिया का बात कर रहे हो बिया नहीं बी ए बोला था मैंने ओके, जो भी है बी ए भी कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, यूट्यूब पे सर्च मत करना बी ए क्या है, ठीक है, और गलती से बी ए पास सर्च कर लिया तो ठीक तौबा तौबा। ओके, तो रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी होगा, जो दिखाई दे रहा है वही होगा, जो दिखाई दे रहा है वही होगा, दैट इज -1/3 डेल बी बाई डेल टी, -1/3 डेल बी बाई डेल टी, -1/3 डेल बी बाई डेल टी। रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू डी क्या होगा, रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू डी होगा +1/4 डेल डी बाई डेल टी, जो दिखाई दे रहा है वही होगा, +1/4 डेल डी बाई डेल टी, 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 ठीक है, +1/4 डेल डी बाई डेल टी, ठीक है, +1/4 डेल डी बाई डेल टी। ओके, व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज 1/2 डेल ए बाई डेल टी, -1/2 डेल ए बाई डेल टी। मतलब आप लोग देख सकते हो कि ए है रिएक्टेंट, इसीलिए सामने माइनस पुट करना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज विद टाइम, ये सिग्निफाई करने के लिए हम लोग सामने पे माइनस पुट कर देते हैं। और रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, -1/3 डेल बी बाई डेल टी। रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू डी क्या होगा, +1/4 डेल डी बाई डेल टी। इधर प्लस क्यों है, क्योंकि डी प्रोडक्ट है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीज विद टाइम। ये समझाने के लिए हम लोग पहले से ही प्लस पुट करके रखेंगे, ये समझाने के लिए हम लोग पहले से ही प्लस पुट करके रखेंगे, ठीक है। ओके, चलो, अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, तो आप लोग क्या बोलोगे, तब आप लोग बोलोगे डेल ए बाई डेल टी, तब आप लोग बोलोगे डेल ए बाई डेल टी। अगर आप लोगों को कोई पूछता है व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ए, डेल ए बाई डेल टी। व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ बी, व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ बी, व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ बी, ठीक है, व्हाट इज द डिसअपीयरेंस रेट ऑफ बी, तो आप लोग बोलोगे डेल बी बाई डेल टी, डेल बी बाई डेल टी, डेल बी बाई डेल टी, ठीक है। तब आप लोग कोफिशिएंट को नहीं कंसीडर करोगे, तब आप लोग कोफिशिएंट को नहीं कंसीडर करोगे, तब आप लोग कोफिशिएंट को कंसीडर नहीं करोगे। अगर आप लोगों को डिसअपीयरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछता है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तब आप लोग कोफिशिएंट को कंसीडर नहीं करोगे, तब आप लोग कोफिशिएंट को कंसीडर नहीं करोगे, ठीक है। अगर कोई आप लोगों को पूछता है व्हाट इज द अपीयरेंस रेट, व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ डी, व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ डी, तो आप लोग क्या बोलोगे, प्लस डेल डी बाई डेल टी, प्लस डेल डी बाई डेल टी, तब आप लोग कोफिशिएंट को कंसीडर नहीं करोगे। तब आप लोग, अगर कोई रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट पे या फिर कोई प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट पे डिसअपीयरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट आप लोगों को पूछा जाता है, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर करोगे, तब आप लोग कोफिशिएंट को इग्नोर करोगे, कोफिशिएंट को भी इग्नोर करोगे और साइन को भी इग्नोर करोगे। डिसअपीयरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछा जाता है, तब आप लोग साइन और कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करोगे। अगर रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लोगों को पूछा जाता है, तब आप लोग साइन को भी इग्नोर नहीं करोगे, कोफिशिएंट को भी इग्नोर नहीं करोगे। अगर रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लोगों को पूछा जाता है, तब आप लोग साइन को भी इग्नोर नहीं करोगे और कोफिशिएंट को भी इग्नोर नहीं करोगे, कोफिशिएंट को भी इग्नोर नहीं करोगे। अगर आप लोगों को रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछा जाता है, तब आप साइन या फिर कोफिशिएंट किसी को भी इग्नोर नहीं करोगे, साइन या फिर कोफिशिएंट किसी को भी इग्नोर नहीं करोगे। अगर आप लोगों को डिसअपीयरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप लोगों को डिसअपीयरेंस रेट और या फिर अपीयरेंस रेट पूछा जाता है, तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट
दोनों को इग्नोर करोगे, तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करोगे, तब आप लोग सिर्फ डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए क्या होगा, डेल ए बाई डेल टी, डिसअपियरेंस रेट ऑफ बी क्या होगा, डेल बी बाई डेल टी, डिसअपियरेंस रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ डी क्या होगा, अपीयरेंस रेट डिसअपियर तो नहीं हो रहा है, अपीयर हो रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, अपीयरेंस रेट ऑफ डी क्या होगा, डेल डी बाई डेल टी। तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करोगे। अगर आप लोगों को डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछता है विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करोगे। अगर आप लोगों को रिएक्शन रेट विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछा जाता है, तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट किसी को भी इग्नोर नहीं करोगे। अगर आप लोगों को डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछा जाता है, तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करोगे। ठीक है, डिसअपियरेंस रेट ऑफ ए क्या होगा, डेल ए बाई डेल टी, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम। डिसअपियर कितने, मतलब यूनिट टाइम पे कितना ए डिसअपियर हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना ए डिसअपियर हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ ए डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, दैट इज डेल ए बाई डेल टी। डिसअपियरेंस रेट ऑफ बी क्या होगा, डेल बी बाई डेल टी, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ बी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम। अपीयरेंस रेट ऑफ डी क्या होगा, डेल डी बाई डेल टी, मतलब कंसंट्रेशन चेंज ऑफ डी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ डी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम, कंसंट्रेशन चेंज ऑफ डी डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टाइम। तो डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट आप लोग, अगर आप लोगों को पूछा जाता है, डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट अगर आप लोगों को पूछा जाता है कोई भी एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट पे या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट पे, तब 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 आप लोग रिएक्टेंट और कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर कर देंगे, तब आप लोग रिएक्टेंट एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर कर देंगे। अगर रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछा जाता है, तब आप लोग रिएक्टेंट को भी तब आप लोग साइन को भी इग्नोर नहीं करेंगे और कोफिशिएंट को भी इग्नोर नहीं करेंगे, तब आप लोग साइन को भी इग्नोर नहीं करेंगे और कोफिशिएंट को भी इग्नोर नहीं करेंगे। रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर आप लोगों को पूछा जाता है, अगर आप लोगों को रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछा जाता है, तब आप लोग साइन को भी इग्नोर नहीं करेंगे और कोफिशिएंट को भी इग्नोर नहीं करेंगे, कोफिशिएंट को भी इग्नोर नहीं करेंगे। अगर डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तब आप लोग साइन को भी इग्नोर करेंगे और कोफिशिएंट को भी जरूर इग्नोर करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो डन। ठीक है, ओके, इतना चिल्लाने के बाद कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है फिर भी हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, हार मानना नहीं है, क्योंकि हार मानना हम लोगों को आता ही नहीं है। ठीक है, हार मानना हम लोगों को आता ही नहीं है। ठीक है, ओके, जिंदगी में कुछ भी हो जाए हार तो मानना नहीं है। ठीक है, नेवर एवर गिव अप। ठीक है, क्योंकि जो लोग गिव अप कर देते हैं वो लोग कभी स्टार्ट करने का लायक ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग किसी चीज को स्टार्ट किया है तो आप लोगों को उस चीज पे बेस्ट होना है, क्योंकि देयर इज नो मीनिंग ऑफ पुटिंग सो मच एफर्ट इनटू वन थिंग एंड यू डोंट हैव द डिजायर टू बी द बेस्ट इन दैट थिंग। यू शुड बी द बेस्ट। ठीक है, यू शुड बी द बेस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन करके 2SO3 बना रहा है, 2SO2 प्लस O2 रिएक्शन करके 2SO3 बना रहा है, तो रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू SO2 क्या होगा? आप लोग आसान तरीके से बोल सकते हो कि सर कोफिशिएंट तो 2 है इसलिए हम लोग 1/2 लिख देंगे, SO2 तो रिएक्टेंट है इसलिए सामने माइनस लगा देंगे, और फिर क्या लिख लेंगे, डेल SO2 बाई डेल टी, डेल SO2 बाई डेल टी, डेल SO2 बाई डेल टी। कोफिशिएंट तो 2 है इसलिए 1/2 लगा लिया है, रिएक्टेंट है SO2 इसलिए सामने माइनस भी लगा लिया है, फिर हम लोग लिख लेंगे डेल SO2 बाई डेल टी, डेल SO2 बाई डेल टी। ओके, O2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, इक्वल्स टू O2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा, O2 के सामने कोफिशिएंट 1 है तो आसान है, रिएक्टेंट है तो सामने माइनस लगा देंगे, 1 है तो 1/1 लिख देंगे क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल तो 1/1 ही होता है। फिर हम लोग क्या लिख देंगे, डेल O2 बाई डेल टी, डेल O2 बाई डेल टी, डेल O2 बाई डेल टी। ओके, SO3 के रेस्पेक्ट पे क्या लिख लेंगे, इक्वल्स टू SO3 के सामने कोफिशिएंट 2 है तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1/2 सामने लिख लेंगे, और SO3 प्रोडक्ट है इसलिए सामने प्लस लगा देंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 विल इंक्रीज विद टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 विल इंक्रीज विद टाइम इसलिए सामने प्लस लगा दिया है, कोफिशिएंट 2 है इसलिए सामने 1/2 लिख दिया है, और फिर तो लिख देंगे डेल SO3 बाई डेल टी, डेल SO3 बाई डेल टी। अगर आप लोगों को कोई पूछता है व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 तो आप लोग बोलोगे 1/2 डेल SO2 बाई डेल टी। व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 तो आप लोग बोलोगे 1/1 डेल O2 बाई डेल टी। व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3 आप लोग बोलोगे 1/2 डेल SO3 बाई डेल टी। बस खत्म। अगर कोई आप लोगों को पूछता है व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ SO2 तो आप लोग बोलोगे डेल SO2 बाई डेल टी। तब मत बोल देना कि 1/2 डेल SO2 बाई डेल टी, क्योंकि जब हम लोग डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट कंसीडर करते हैं
तब हम लोग कोफिशिएंट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। जब हम लोग डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट कैलकुलेट करते हैं या फिर कंसीडर करते हैं, तब हम लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करते हैं। तो डिसअपियरेंस रेट ऑफ SO2 क्या होगा, डेल SO2 बाई डेल टी। डिसअपियरेंस रेट ऑफ O2 क्या होगा, डेल O2 बाई डेल टी। डिसअपियरेंस रेट ऑफ O2 क्या होगा, डेल O2 बाई डेल टी, ठीक है। डिसअपियरेंस रेट ऑफ SO2 क्या होगा, डेल SO2 बाई डेल टी। अपीयरेंस रेट ऑफ SO3 क्या होगा, डेल SO3 बाई डेल टी। अपीयरेंस रेट ऑफ SO3 क्या होगा, डेल SO3 बाई डेल टी। अपीयरेंस रेट ऑफ SO3 क्या होगा, डेल SO3 बाई डेल टी। ओके, अगर आप लोगों को ये पूछता है व्हाट इज द रिएक्शन रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2, आप लोग तब बोलोगे 1/2 डेल SO2 बाई डेल टी। व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ O2, तो आप लोग बोलोगे डेल O2 बाई डेल टी। मतलब डिसअपियरेंस रेट पूछता है या फिर अपीयरेंस रेट पूछता है कोई भी एक रिएक्टेंट का या फिर कोई भी एक प्रोडक्ट का, तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करोगे। तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करोगे। तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करोगे। और अगर आप लोगों को डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछता है, तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करोगे। अगर आप लोगों को रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन पूछता है विथ रेस्पेक्ट टू एनी रिएक्टेंट और विथ रेस्पेक्ट टू एनी प्रोडक्ट, तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इंक्लूड करके बोलोगे। तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इंक्लूड करके बोलोगे, तब इग्नोर नहीं करना है। अगर डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछता है विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तब आप लोग साइन एंड कोफिशिएंट दोनों को इग्नोर करोगे। अगर रिएक्शन रेट विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और विथ रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट पूछता है, तब आप लोगों को साइन भी इग्नोर नहीं करना है और कोफिशिएंट भी इग्नोर नहीं करना है। तब आप लोगों को साइन एंड कोफिशिएंट दोनों मिला के बोलना है, ठीक है। ओके, जैसे कि SO2 का रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, SO2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, SO2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होगा, SO2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन होगा -1/2 डेल SO2 बाई डेल टी। O2 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, -1/1 डेल O2 बाई डेल टी। SO3 के रेस्पेक्ट पे रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/2 डेल SO3 बाई डेल टी, 1/2 डेल SO3 बाई डेल टी। ओके, प्लस 1/2 डेल SO3 बाई डेल टी। ओके, प्लस माइनस क्यों है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजिंग विद टाइम, दैट्स व्हाई ये सिग्निफाई करने के लिए हम लोग रिएक्टेंट के सामने माइनस पुट कर देते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ये सिग्निफाई करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट के सामने प्लस पुट कर देते हैं। बस खत्म, ठीक है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ SO2, आप लोग बोलोगे डेल SO2 बाई डेल टी। अगर कोई पूछता है व्हाट इज द डिसअपियरेंस रेट ऑफ O2, तो आप लोग बोलोगे डेल O2 बाई डेल टी। व्हाट इज द अपीयरेंस रेट ऑफ SO3, तो आप लोग बोलोगे डेल SO3 बाई डेल टी। तब आप लोगों को डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट अगर आप लोगों को पूछा जाता है, तब आप लोग कोफिशिएंट को या फिर साइन को इग्नोर कर सकते हो। तब आप लोग साइन को या फिर कोफिशिएंट को इग्नोर कर सकते हो अगर डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछा जाता है। तो अगर रिएक्शन रेट पूछा जाता है, तब आप लोग साइन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो और कोफिशिएंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। पर अगर डिसअपियरेंस रेट या फिर अपीयरेंस रेट पूछा जाता है ऑफ ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट और ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तब आप लोग साइन को भी इग्नोर कर सकते हो और कोफिशिएंट को भी इग्नोर कर सकते हो। ओके, बस खत्म, ठीक है, बस खत्म। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से ये सब क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करने से ये सब क्लियर हो जाएगा। ओके, जेई का क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है, जेई, ठीक है। जेई साथ जेई क्या है, ओके, जॉइंट एंट्रेंस, जॉइंट, ठीक है ना, जॉइंट, हड्डी का जॉइंट। ओके, तो इन ए गिवन रिएक्शन, N2 plus 3H2 is reacting with each other and forming 2NH3, ओके। आप लोगों को दिया गया है कि the concentration of NH3 increases by 5 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse in 10 seconds. Okay, you have to find disappearance rate of N2. First question, find disappearance rate of H2, find appearance rate of NH3
फाइंड रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट। ओके, बहुत कुछ फाइंड करना है, ठीक। ओके, चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 इंक्रीजेस बाई 5 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ा है वो दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कितना इंक्रीज हुआ है वो दिया हुआ है हम लोगों को, वो दिया हुआ है हम लोगों को। मतलब डेल NH3 बाई डेल NH3 दिया हुआ है, डेल NH3 दिया हुआ है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 मतलब डेल NH3, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 मतलब डेल NH3, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 मतलब डेल NH3। तो डेल NH3 का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴। ओके, डेल NH3 दिया हुआ है, डेल NH3 दिया हुआ है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 दिया हुआ है, मतलब डेल NH3 दिया हुआ है, डेल NH3 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? डेल टी भी दिया हुआ है। डेल टी मतलब कितना टाइम लगा है? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ओके, यूनिट मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 दिया हुआ है, मतलब डेल NH3 दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3, और रिक्वायर्ड टाइम दैट मीन्स डेल टी भी दिया हुआ है, डेल NH3 भी दिया हुआ है और डेल टी भी दिया हुआ है। तो डेल NH3 दिया हुआ है, डेल टी दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या निकल सकते हैं? इससे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से डेल NH3 बाई डेल टी को निकल सकते हैं। इससे हम लोग बहुत आसान तरीके से डेल NH3 बाई डेल टी को निकल सकते हैं, डेल NH3 बाई डेल टी को बहुत आसान तरीके से निकल सकते हैं। डेल NH3 मतलब क्या है? 5 × 10⁻⁴, और डेल टी क्या है? 10 सेकेंड। तो डेल NH3 बाई डेल टी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵। मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 दिया हुआ है, मतलब डेल NH3 दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टाइम मतलब डेल टी भी दिया हुआ है। तो इससे हम लोग बहुत आसान तरीके से डेल NH3 बाई डेल टी निकल सकते हैं। डेल NH3 का वैल्यू कितना है? 5 × 10⁻⁴, डेल टी का वैल्यू कितना है? 10। तो इससे हम लोग बहुत आसान तरीके से डेल NH3 बाई डेल टी मतलब अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 निकाल लिया है, अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 निकाल लिया है। डेल NH3 बाई डेल 2 मतलब यूनिट टाइम पे कितना NH3 फॉर्म हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना NH3 फॉर्म हुआ है, ये हम लोगों ने निकाल लिया है, ये हम लोगों ने निकाल लिया है। डेल NH3 बाई डेल टी मतलब क्या है? डेल NH3 बाई डेल टी मतलब है अपीयरेंस रेट ऑफ NH3, अपीयरेंस रेट ऑफ NH3, अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 मतलब यूनिट टाइम पे कितना NH3 फॉर्म हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना NH3 फॉर्म हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना NH3 फॉर्म हो रहा है। डेल NH3 बाई डेल टी का मतलब क्या है? यूनिट टाइम पे कितना NH3 फॉर्म हो रहा है। अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 निकल गया है, अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 निकल गया है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन चेंज ऑफ NH3 दिया हुआ है, मतलब डेल NH3 दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टाइम मतलब डेल टी भी दिया हुआ है। तो इससे हम लोग ये अप्लाई करके डेल NH3 दिया हुआ है, डेल टी भी दिया हुआ है, इससे हम लोग बहुत आसान तरीके से डेल NH3 बाई डेल टी को निकल सकते हैं। और डेल NH3 बाई डेल टी का वैल्यू आया है 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵। तो डेल NH3 बाई डेल टी का मतलब क्या है? अपीयरेंस रेट ऑफ NH3, अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 मतलब यूनिट टाइम पे कितना NH3 फॉर्म हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना NH3 फॉर्म हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना NH3 फॉर्म हो रहा है, यूनिट टाइम पे कितना NH3 फॉर्म हो रहा है। अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 निकल गया है, ठीक है, अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 निकल गया है। यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या था? मोल लीटर इनवर्स। इसका यूनिट क्या था? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, और इधर है सेकंड, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मतलब अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 कितना है? 5 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बस खत्म, बस खत्म। ओके, अच्छा, तो अपीयरेंस रेट ऑफ NH3 तो निकल गया है। चलो इस रिएक्शन का रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, इस रिएक्शन का रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। इस रिएक्शन का रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? आप लोग मुझे बोलो कि N2 के सामने कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो हम लोग लिख लेंगे 1/1 डेल N2 बाई डेल टी, डेल N2 बाई डेल टी। रिएक्टेंट है, N2 तो रिएक्टेंट है, इसलिए सामने माइनस पुट कर देंगे, N2 तो रिएक्टेंट है इसलिए सामने माइनस पुट कर देंगे। अब H2 के रेस्पेक्ट पे क्या होगा? H2 के रेस्पेक्ट पे H2 का सामने कोफिशिएंट कितना है? 3, तो हम लोग लिख लेंगे 1/3 डेल H2 बाई डेल टी, 1/3 डेल H2 बाई डेल टी, 1/3 डेल H2 बाई डेल टी। कोफिशिएंट कितना है? 3, तो इसलिए हम लोगों ने लिख लिया 1/3 डेल H2 बाई डेल टी। H2 भी रिएक्टेंट है, इसलिए हम लोगों ने सामने पे माइनस लगा देंगे, इसलिए हम लोग सामने पे या फिर आगे पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 विल डिक्रीज विद टाइम, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग माइनस इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। ओके, NH3 के रेस्पेक्ट पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? NH3 के रेस्पेक्ट पे हम लोग लिख सकते हैं डेल NH3 बाई डेल टी, डेल NH3 बाई डेल टी, और सामने कोफिशिएंट कितना है? 2, तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे 1/2, और NH3 तो प्रोडक्ट है, मतलब concentration of NH3 will increase with time, concentration of NH3 will increase with time, that's why we are putting plus. Okay,
तो ये रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन तो हम लोगों को मिल गया। और इधर देखो, इधर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि डेल एन एस टी बाई डेल टी का वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों के पास है, ऑलरेडी हम लोगों के पास है। डेल एन एस टी बाई डेल टी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है, डेल एन एस टी बाई डेल टी का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास है। तो वो चलो पुट कर देते हैं और दो इक्वेशन ले लेके काम करते हैं, ठीक है। चलो ये दोनों इक्वेशन लेके काम करते हैं, और ये दोनों इक्वेशन लेके काम करने के बाद डेल एन एस टी बाई डेल टू के वैल्यू, डेल एन एस टी बाई डेल टी के वैल्यू हम लोग के पास है। तो डेल एन एस टी बाई डेल टी का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो डेल एच टू बाई डेल टी का वैल्यू निकल जाएगा। और डेल एच टू बाई डेल टी का मतलब है, डेल एच टू बाई डेल टी का मतलब है डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू, डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू, डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू। ओके चलो काम करते हैं। 1/3 डेल एच टू बाई डेल टी इक्वल्स टू 1/2 del NH3 by del T, 1/2 del NH3 by del T, ओके 1/2 del NH3 by del T, ओके चलो माइनस 1/3 del H2 by del T, ओके del NH3 by del T का वैल्यू कितना था, del NH3 by del T का वैल्यू था 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵, ओके चलो इस 3 को उधर लेके जाओ। माइनस del H2 by del T का वैल्यू आया है 3/2 × 5 × 10⁻⁵, ठीक है। ओके क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन तो आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग ऑलरेडी लिख चुके होंगे। ओके तो डेल H2 बाई डेल टी का वैल्यू आएगा, डेल H2 बाई डेल टी का वैल्यू आएगा 15/2 × 10⁻⁵, यूनिट कितना होगा, मोल लीटर इनवर्स, उसके तरह ही होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, क्योंकि डेल एन एस टी बाई डेल टी का यूनिट अगर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो डेल एच टू बाई डेल टी का यूनिट भी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ही आएगा। एक ही तो बात है ना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाई रिक्वायर्ड टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज बाई रिक्वायर्ड टाइम। ओके तो ये क्या निकल गया, डेल एच टू बाई डेल टी मतलब क्या है, डेल एच टू बाई डेल टी का मतलब है डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू, डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू, डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू, डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू निकल गया है, डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू निकल गया है, डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू निकल गया है, डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू निकल गया है। ओके और क्या चाहिए, और चाहिए डेल एन टू बाई डेल टी का। चलो इसको और इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब डिसअपियरेंस रेट ऑफ एन टू चाहिए, मतलब डेल एन टू बाई डेल टी चाहिए, डेल एन टू बाई डेल टी चाहिए। तो इधर क्या है 1/1 डेल एन टू बाई डेल टी है, डेल एन टू बाई डेल टी है, इक्वल्स टू क्या है 1/2 डेल एन एस टी बाई डेल टी, 1/2 डेल एन एस टी बाई डेल टी, और सामने प्लस है। ओके तो 1/1 मतलब 1 ही है, डेल एन टू बाई डेल टी, डेल एन टू बाई डेल टी इक्वल्स टू क्या है प्लस 1/2 डेल एन एस टी बाई डेल टी का वैल्यू कितना है, डेल एन एस टी बाई डेल टी का वैल्यू है 5 × 10⁻⁵, 5 × 10⁻⁵, ठीक है, 5 × 10⁻⁵। ओके क्या आ जाएगा, डेल एन टू बाई डेल टी का वैल्यू आएगा, डेल एन टू बाई डेल टी का वैल्यू आ जाएगा 5/2 × 10⁻⁵, 5/2 × 10⁻⁵, यूनिट कितना आ जाएगा, यूनिट सेम ही आएगा, यूनिट सेम ही आएगा, मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, 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 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मतलब डिसअपियरेंस रेट ऑफ एन टू भी मिल गया, डेल एन टू बाई डेल टी, डिसअपियरेंस रेट ऑफ एच टू भी मिल गया, मतलब डेल एच टू बाई डेल टी, अपियरेंस रेट ऑफ एन एस टी तो पहले ही मिल गया, डेल एन एस टी बाई डेल टी। और रिएक्शन रेट का एक्सप्रेशन तो बहुत ही आसान है, देखो रिएक्शन रेट डेल एन टू बाई डेल टी का वैल्यू जितना है, रिएक्शन रेट का भी वैल्यू इतना ही है, आर इक्वल्स टू 1/1 डेल एन टू बाई डेल टी, आर इक्वल्स टू 1/1 डेल एन टू बाई डेल टी। तो डेल एन टू बाई डेल टी का वैल्यू जितना है, डेल एन टू बाई डेल टी का वैल्यू जितना है, रिएक्शन रेट का वैल्यू भी इतना ही होगा। तो रिएक्शन रेट का वैल्यू कितना होगा 5/2 × 10⁻⁵, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो रिएक्शन रेट का भी वैल्यू मिल गया, रिएक्शन रेट का भी वैल्यू मिल गया है, रिएक्शन रेट का भी वैल्यू मिल गया है, बस खत्म, ठीक है। तो रिएक्शन रेट ऑलमोस्ट हम लोगों ने खत्म कर लिया, और बचा कुछ पार्ट है, जैसे कि एवरेज रिएक्शन रेट ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया, फिर भी अलग से कर लेंगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट और ज्यादा ग्रो करने के लिए। और एक बहुत ही प्यारा सा पार्ट है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन रेट और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, जो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट, मतलब रिएक्शन रेट कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसअपियर होता है, या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट। यूनिट टाइम पे जितना रिएक्टेंट डिसअपियर होता है, या फिर यूनिट टाइम पे जितना प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन रेट। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब रिएक्शन रेट कौन सी फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आज हम लोगों ने देखा कि डिसअपियरेंस रेट क्या है, अपियरेंस रेट क्या है, रिएक्शन रेट के साथ डिसअपियरेंस रेट का क्या फंक्शन है,
फिर अपीयरेंस रेट के साथ डिसअपीयरेंस रेट रिएक्शन रेट का क्या फंक्शन है, अपीयरेंस रेट के साथ डिसअपीयरेंस रेट का क्या रिलेशन है, फिर अपीयरेंस रेट के साथ रिएक्शन रेट का क्या रिलेशन है, डिसअपीयरेंस रेट के साथ रिएक्शन रेट का क्या रिलेशन है, रिएक्टेंट के सामने हम लोगों को माइनस क्यू देना पड़ता है, प्रोडक्ट के सामने हम लोगों को क्यू प्लस देना पड़ता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके के आता है जेई पे या फिर नीट पे, उस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज हम लोगों ने आज के वीडियो पे देख लिया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बेझिझक मेरे साथ बात कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी, सिर्फ रिएक्शन रेट या फिर केमिकल काइनेटिक्स का ही नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी चैप्टर का भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करने का। और अल्फा हमेशा आप लोगों का था, आप लोगों का ही रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और टिल दैट अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। स्टे इन होम एंड स्टे सेफ। गुड बाय, टाटा, लव यू।